बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। एक बड़ी लेटेस्ट जो रिसर्च की गई और ये रिसर्च काफ़ी अर्से से मुख्तलिफ अंदाज में हमारे सामने आ रही है। अमेरिका में यूटा एक जगह जहाँ पे यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई और उन्होंने कहा कि क्या ताल्लुक़ है ये सोशल आइसोलेशन का, तन्हाई का और उसके साथ साथ ज़िंदगी की क्वालिटी से और फिर शरह-ए-अमवात से। तो पता चला कि जो लोग अपनी ज़िंदगी बड़ी अलहदगी में गुजारते हैं, तन्हाई में गुजारते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब नहीं होते, मिलते जुलते नहीं हैं लोगों से, उनकी ज़िंदगी जो है उसमें ख़तरात बढ़ जाते हैं कि वो ज़्यादा जल्दी मौत का शिकार हो जाए। उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ बीमारियों जिनकी की वजह बुनियादी तौर पर वो डिप्रेशन, मायूसी, बददिली की कैफियत है जो कि उन पर तारी रहती है उस एक समाजी ताल्लुकात के ना होने की वजह से, वो उनको बिलाखिर एक ऐसे सिमत ले जाती है जहाँ पर उनकी ज़िंदगी बहुत तवील नहीं हो सकती और ज़िंदगी बहुत जल्दी इख्तिताम पर पहुँचती है। ये रिसर्च जो है ये अभी की जा रही है और उसके नतीजे में जो रिकमेंड किया जा रहा है वो ये कि उम्र के ख़ास हिस्से तक पहुँचने तक हमारे चंद ऐसे दोस्त ज़रूर कम अज़ कम होने चाहिए जिनके साथ हम दिल की बातें कर सकें। कुछ ऐसे दोस्त अहबाब, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे क़राबत के ताल्लुकात ज़रूर होने चाहिए जिनसे हम मिलजुल सकें, जो हमारे साथ वक्त गुजार सकें, जो हमारी बातों को समझ सकें, जिनसे हम जो है अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हों जज्बाती लेवल पे, माशरती लेवल पे, जो हमारी सोच, हमारी दिल, हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात उसके बारे में मुनासिब राय और मशवरे देने की अहलियत और सलाहियत रखते हों। लेकिन अगर हम अपने माशरे की तरफ देखें तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। और आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक बहुत बड़ी रिसर्च भी शेयर की थी जिसमें कि इस बात पे बाकायदा वर्कआउट किया गया था कि अमेरिका में मुकीम ख़ास इलाके में इटली के एक ख़ास इलाके से मुंतकिल होने वाले लोगों में आखिर दिल के अमराज का ख़तरा क्यों नहीं है और क्यों वो लोग जो है एक ख़ास उम्र तक पहुँचने के बावजूद, यानी 60 साल से ऊपर होने के बावजूद दिल के दौरे का शिकार नहीं होते। तो वहाँ पर भी रिसर्च ने यही साबित किया था कि वो लोग हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, खुशियों में शरीक होते हैं, एक दूसरे की परेशानी जो है उसको भी बांट लेते हैं, उसमें एक दूसरे के साथ हिस्सा जो है वो डालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे मज़हब की तरफ अगर हम देखें तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में बड़ा क्लियर हमें पता चलता है कि बजाय इसके कि हम लोगों से अलहदा हो जाएं, अगर हम उनके साथ रहते हुए तकलीफ़ें और गम और दुख भी उठाते हैं और बज़ाहिर में लगता भी है ना कि हम तो मिलना चाहते हैं लेकिन दूसरे लोग हमसे नहीं मिलना चाहते या जब भी मिलते हैं कोई अच्छी बात नहीं करते और अगर अच्छी बात नहीं करते हमारा दिल दुखाते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे पीठ पीछे बातें करते हैं, हमारे बारे में खामखा की मनगढ़ंत बातें जो है वो लोगों में फैलाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो भी तो भी मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर लेने से हमें मना किया गया और हमें उसको गुनाह और सवाब के साथ मशरूत करके बताया गया कि सिला रहमी करो। और सिला रहमी जो है तिजारत नहीं है कि जिसमें अगर कोई अच्छा हमारे साथ पेश आ रहा है तो तभी हमने उसके साथ अच्छा रहना है। सिला रहमी ये है कि अगर कोई अच्छा नहीं भी है, वो हमारे साथ उस तरह से नहीं भी पेश आता जैसे कि हम उम्मीद रखते हैं या जैसे हम चाहते हैं, तब भी हम उससे उसी तरह से मिलें जिस तरह से कि हमें लगता है कि दो इंसानों को या दो रिश्तेदारों को आपस में मिलना चाहिए। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं जिन्हें हमें गुनाह और सवाब की सूरत में बता दिया गया था और आज साइंस उसको साबित कर रही है कि उसमें सवाब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलेगा, वो एक और बोनस है। लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी में जो खुशियों की सूरत में, जो राहत की सूरत में, जो सेहत की सूरत में, जो ज़िंदगी में बरकत, एक लंबी उम्र और एक ज़िंदगी की बेहतर क्वालिटी की सूरत में हमें जो एक अजर मिलता है वो आज मुसल्लमा है और साइंस अपनी मुख्तलिफ तरीके से की जाने वाली रिसर्च के ज़रिए से इसको साबित कर रही है। सो ज़रूरी है कि हम आपस के ताल्लुकात जो हैं उन्हें बेहतर बनाने का फ़न और गुर जो है वो जानते हों और उसके चंद छोटी छोटी सी टिप्स हैं कि हमने एक दूसरे से हसद और ग़ीबत नहीं करनी, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी, माफ़ कर देने का अपने अंदर जज्बा रखना है कि किसी से कुछ हो गया है ऐसा जो कि उसने चाहते हुए ना चाहते हुए जानबूझकर या अनजाने में कर दिया है, तो हम उसको छोड़ के आगे चल सकें और अपनी तरफ से भला करने का और अपनी तरफ से अच्छा करने का जो एक फ़ितरी हमारे अंदर अल्लाह ताला ने खैर का जज्बा रखा है उसे मरने ना दें, उसे ख़त्म ना होने दें। तो मेरी दुआ यही है कि हमारे रिश्ते भी खूबसूरत रहें, हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी भी बेहतर रहे और उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी अच्छी तरह से गुजरे और उसमें हम एक लंबी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के अहल और काबिल हो सकें। आजकल जो सूरत हाल चल रही है उसमें बहुत तकलीफ़ दह जो बात है वो यही है कि कोई मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ लश्कर कशी पे आमादा हो जाए और हम देख रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल इस वक्त दुनिया में है जो कि एक परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन हमें ये भी अंदाज़ा है कि इस तरह की बहुत सारी पेशीन गोइयाँ की जा चुकी हैं, बल्कि इसी ख़ित्ते और इन्हीं इलाक़ों के बारे में एक आने वाली बड़ी जंग की जो कि क़यामत की तकरीबन निशानियों में कहा गया है, उस जंग की भी बहुत सारी जो क़ुर्ब क़यामत के अलामात के तौर पर निशानदेही मौजूद है बहुत सारी अहादीस में और बहुत सारी और जगहों पर। आजकल जो यमन और
सऊदी अरब के दरमियान जंग है। बहुत सारे लोग डिनाई कर रहे हैं कि जनाब ये वो जंग नहीं है, ये दरअसल दो स्टेट्स की आपस में कोई मामलात हैं। ये जो कुछ भी है बहुत परेशान कुन और तशवीशनाक, इसलिए कि इसके नतीजे में सिर्फ दो ममालिक के मुसलमान मुतासर नहीं हुए बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं वो बट रहे हैं, वो ग्रोहबंदी का शिकार हो रहे हैं कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए और क्यों देना चाहिए और किसका साथ नहीं देना चाहिए और उसकी वजूहत जो है वो क्या होनी चाहिए। और ये इख्तलाफ जो है ये बहुत ख़तरनाक है और यही वो इख्तलाफ है जिसको पैदा करना जो है मकसूद था और इन इख्तलाफात को पैदा करके इस स्टेज पर लाना मकसूद था उन तमाम ताकतों का जो कि इस्लाम का बोलबाला और सरबुलंदी जो है वो किसी भी सूरत में नहीं देख सकते। और बदकिस्मती से हम मुसलमान जो हैं इन ताकतों के हाथों में खिलौने की तरह खेल रहे हैं। अब इन तमाम हालात के नतीजे में जहाँ बहुत सारे और लोग मुतासर हुए, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई जो कि एक अरसा दराज से रोज़गार के सिलसिले में वहाँ मुकीम थे और इतने अरसे से मुकीम थे कि अब उन्हें तकरीबन ये लगने लगा होगा कि वो इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। सो यमन में जब क़यामत टूटी तो ये सिर्फ यमन के बाशिंदों पे नहीं टूटी, बहुत सारे पाकिस्तानी भी उसका शिकार हुए। हमने देखा फिर किस तरह से उन्हें वहाँ से निकाला गया और उनके इनखला जो है वो मुमकिन हुआ। बहुत शुक्र है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अभी तक यहाँ पे हिफाजत से पहुँच रहे हैं और हमें इस हवाले से कोई बुरी खबर नहीं सुनने को मिल रही। मेरी दुआ है कि हर शख्स वहाँ पे जो मौजूद है वो महफूज रहे और अल्लाह ताला इस फितने को और इस फसाद को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई वसीला और ज़रिया जो है वो पैदा कर दे और पाकिस्तान जो है वो भी इसमें भरपूर किरदार सालिस के तौर पे अदा कर सके ताकि हम इन दो ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई ये जो इख्तलाफात हैं इसके नतीजे में किसी बड़ी नुकसान और तबाही से बचने में अपना किरदार जो है वो अदा कर सकें। आज मैंने आपकी मुलाकात जो है वो कराने का अहतमाम किया है ऐसे कुछ मेहमानों से जो वाकई मेहमान हैं, इसलिए कि इन्होंने बहुत सऊबतें, सफ़र और तकलीफ़ें उठाई हैं। यमन से इन्होंने सफ़र किया है, पाकिस्तान पहुँचे हैं और ये चंद ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है ये तमाम मंजर जिसके बारे में हम टिट बिट्स में ख़बरों में सुनते हैं। सो आज मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊंगी और उनसे जानेंगे कि क्या गुजर रही है वहाँ पे, क्या गुजरी है, क्या हालात हैं और किन मुश्किलात और मसाइल का सामना है वहाँ मुकीम ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि मुसलमानों को भी। सो ये आज गुफ्तगू हमारी जो है वो रहेगी। आप भी कॉल करके शो में शामिल हो सकते हैं और उसके साथ साथ हम एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें हमारे शेफ़ जो हैं वो सुनहरे मुर्ग पसंदे जो हैं वो आपके सामने बनाएंगे। सुनहरी चिकन पसंदे जो हैं वो आप सीख सकेंगे बनाना। सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद मेरी होगी आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमानों से जो कि एक सख्ती तकलीफ़ के अमल से गुजरे हैं और ये वो तकलीफ़ है जिसे हम घर बैठे तो महसूस कर सकते हैं लेकिन उन्होंने उस तमाम प्रोसेस को देखा है और अपने घर से बेघर होना, दरबदर होना, परेशान होना, आसरा और बेसामा होना, ये तमाम कैफियत हैं जो कि हमारे इन पाकिस्तानियों पे गुजरी हैं और बहुत सारी दुआओं के बाद हमने देखा कि बिलाखिर कुछ पाकिस्तानी, ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और बाकी जो है उनके इनखला का मरहला जो है वो भी जारी है। हमारी दुआएं यही हैं कि तमाम पाकिस्तानी जो है बखैर आफ़ियत वतन वापस जो है वो आ जाए और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं वहाँ मौजूद हर मुसलमान जो है वो महफूज रहे इस आफत से और फितने से जो एक नागहानी अंदाज में अचानक सबको अपनी लपेट में लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं यमन से आने वाले पाकिस्तानियों से और इसमें मेरे साथ जो पहली फैमिली है वो इस वक्त इस्लामाबाद में ही है और ये तकरीबन 10 साल तक मुकीम रहे हैं यमन में और यमन में सना का इलाका जो कि उनका दारुल हुकूमत है वहाँ पर ये रहते थे। मेरे साथ हैं मिस्टर एंड मिसेस फयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आने का। शुक्रिया आपने। सुरा साहब आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह 3 बेटियां हैं आपकी जी। इसमें बड़ी नाइमा और फिर किरण और जी। फिर मिशेल। एक बेटा है वो एग्जाम दे रहा है। अच्छा वो पेपर दे रहा है। जी। तो वो बेटा वहाँ पे भी एग्जाम दे रहा था? पेपर हाँ दे जी, रहा था? अभी पहला शुरू हुआ था वहाँ पे तो उसके बाद वो इसी जंग में वो गया था पेपर देने के लिए। अच्छा हाँ जी सही। जिस दिन उसका पहला पेपर था उसी दिन जो है वो वार स्टार्ट हुई है। ओहो। और वो बेचारा ये माम बड़ी परेशान थी कि अब बच्चे को भेजूं कि ना भेजूं, तो हमने कहा कि देखें पेपर है भेजें। एक दिन तो गया तो अगले दिन फिर बहुत शिद्दत से बमबारी हुई और फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा ये जो हमारे वहाँ पे एम्बेसी थी उन्होंने हमें इवैक्यूएशन का कहा, 2 घंटे का टाइम दिया सिर्फ। अच्छा। और हम बस वो पेपर दे के आया तो उसी दिन निकले थे या अगले दिन? नहीं अगले दिन हम निकल आए थे। अच्छा मुझे बताइएगा आप 10 साल से वहाँ मुकीम है तो ये सब कुछ इतना अचानक इत्तफाकन हो गया कि 2 घंटे पहले आपको पता चला कि सब छोड़ छाड़ के निकलना पड़ेगा और इतनी ज़्यादा परेशानी बन गई? असल में आप देखते हैं आप पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है आप के पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप पाकिस्तान छोड़ के चली जाएंगी। जाहिर है।
जी, तो हम ये ऑप्शन रखना भी नहीं चाहते। हाँ जी, हम उन लोगों को पसंद भी नहीं करते जो ऑप्शन रखते हैं। जो ये रखते हैं। तो हम जब एक अपना सेटअप बना के वहाँ पे बैठे हुए थे, और पॉलिटिकली एक मूवमेंट है जो पिछले कई सालों से चल रही है, जी आज तो चली जी। नहीं, और उसमें उनके आपस में जो मामलात है हमें पता है कि वो किस हद तक जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि हम वहाँ से एवैक्यूएट करेंगे। अरब स्प्रिंग के बाद भी जब आपने देखा कि खासी खून रेजी हुई आसपास के ममालिक में आसपास और वहाँ के पे मामलात जो हैं वो खासे वायलेंट हो गए, तब भी नहीं यकीन आया कि इस तरह असल का में हम हो यमन जो सकता है ना, ये बड़े हम्बल लोग हैं, बड़े बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं। तो इनका उन अरबों के साथ कोई रिलेशन नहीं। असल में ये है तो अरब, असल ये तो अरबों की एहसास है वैसे यमन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो यमनी नहीं है वो जो यमनी नहीं वो अरबी नहीं है। अच्छा, हाँ, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो आबाओ अजदाद थे वो यमन से उनका रिश्ता बनता है। तो इस तरह यमन ओरिजिनल अरब है। और ये लोग बड़े ही बहुत ही हम्बल और बड़े प्यार करने वाले और दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं। सही। इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, अरबों का एक अपना स्टाइल भी है, कल्चर भी है वो, लेकिन ये किसी दूसरे को आज तक आप देखेंगे, आप तारीख उठा के देख लें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पाकिस्तानी को किडनैप किया गया हो, किसी को कत्ल किया गया हो, किसी के साथ कुछ ज्यादती की गई हो। सही। तो इस तरह ये हम तो बड़े पीसफुली रह रहे थे कि ये उनका आपस का मामला है, खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये मामला है क्या, जरा आप उसमें रहे हैं बीच में, वहाँ पे रहने वाले लोगों की राय क्या है, वो चाहते क्या हैं, ये जो बागियों का ग्रुप है ये किस चीज़ से बगावत कर रहे हैं, झगड़ा फसाद किस चीज़ का है? हाँ, ये एक इस तरह का सवाल है जिसके कोने नहीं मिलते कहाँ, ऐसे उलझा हुआ सवाल है ये। अच्छा, इसका ये है कि ये जो वहाँ पे हुक्मरान थे, ये 30 साल से हुक्मरान थे, अली अब्दुल्ला सालेह। अच्छा, और ये उन्होंने पहले ये यमन, दो यमन थे, एक साउथ एक नॉर्थ, और इनकी यूनिफिकेशन में उनका बड़ा किरदार था। एक जंग लड़ी गई थी और उसमें यूनिफिकेशन हुई, और ये एक किस्म के वहाँ के जो कायद होता है ना, जैसे कायद आज़म है यहाँ पे हमारे, इस तरह वो वहाँ पे कायद माने जाते थे वहाँ पे। सही। तो लेकिन 30 साल जब एक बंदा परमानेंट रहता है तो कुछ लोग उकता भी जाते हैं। ठीक। अरब स्प्रिंग में ये हुआ ठीक। कि उनके एंटीज जो फोर्सेस थी वो इकट्ठी हुई, उन्होंने उनके खिलाफ एक, वो एंटी फोर्सेस जो हैं वो मुल्क के अंदर से ही थी, मुल्क के अंदर से ही, अच्छा, बाहर से कोई कोई नहीं ख़ास तबका था, कोई ख़ास ग्रोह था, कोई ख़ास मसलक था, कोई ख़ास फ़िरका था, कोई ख़ास अफराद थे जो कि बगावत कर रहे थे, उनको नहीं नापसंद कर रहे थे, या फिर वो हर मसलक हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अफराद का कोई एक ग्रोह था? जी, आपकी आखिरी वाली बात ठीक है कि हर मज़हब हर मसले से इत्तेफाक से तल्लक रखने वाले लोग, कुछ लोग वो मुजतमे हो गए और उन्होंने एक तहरीक चलाई उनके खिलाफ, सही। जो बिल आखिर ये इनको इन पे एक अटैक हुआ, ये ज़ख्मी हुए, सऊदी अरब चले गए इलाज के लिए। तो वहाँ से अब ये टर्निंग पॉइंट है कि वहाँ पे सऊदी अरब ने इनसे ज़बरदस्ती लिखवा लिया, या शायद मान भी गए हों कि आप रिज़ाइन दें, एक अबूरी सेटअप बनाएं 3 साल के लिए, वो कुछ रिफॉर्म्स करेंगे। 4-5 रिफॉर्म्स थी जिनमें फ़ौज की इस्लाह थी, जिसमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे, जिसमें सारे जो कंट्री में होते हैं रिफॉर्म्स, ठीक, वो रिफॉर्म करें और एक इलेक्शन करवा दें। ठीक है। तो जिसको फेयर एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो जो भी आएगा उसको हुकूमत मिल जाएगी। ये था। अब वो 3 साल के अरसे में वो ये एग्रीमेंट जो है ये यमन के प्रेसिडेंट का और सऊदी अरब की हुकूमत का हुआ? सऊदी अरब की हुकूमत के तवस्सुत से उन पार्टीज के दरमियान हुआ जो उनके एग्री। बागी ग्रुप और प्रेसिडेंट के दरमियान यानी ये एग्रीमेंट हुआ जिसमें कि सऊदी अरब ने मेन रोल प्ले किया। अच्छा, उस वक्त वो बागी थे। अब ये देखें, अच्छा, यहाँ पे अब आपको समझो, अभी तक किसी चैनल में ये बात नहीं हुई, आपने निकाली है ये बात कि वो उस वक्त वो बागी ग्रुप था, ठीक है, जो प्रेसिडेंट को हटाना चाह रहा जो हटाना चाह रहा था। आज प्रेसिडेंट को बागी ग्रुप कहा जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या हुआ, वो ये टर्निंग कहाँ से हुई? ये कितने अरसे के दरमियान ये टर्निंग 3 साल वो बागी ग्रुप रहा, यानी नहीं 3 साल वो नहीं, उन्होंने जो स्प्रिंग चलाया कुछ महीने वो बागी ग्रुप थे। फिर जब ये अली अब्दुल्ला साले चले गए इलाज के लिए, तो जब वहाँ पे मुआहदा हुआ तो उस वक्त वो बागी ग्रुप जो उस वक्त बागी ग्रुप था वो हुकूमत में आ गया। ठीक है। और जो उनके नायब प्रेसिडेंट थे इन्हीं के, वो प्रेसिडेंट बन गए अबूरी प्रेसिडेंट। यानी आप हमें ये बता रहे हैं कि जो एग्रीमेंट किया गया उस एग्रीमेंट को पूरा किया गया। हाँ जी। इलेक्शन करवाए गए? नहीं, इलेक्शन नहीं करवाए गए, खुद ही वैसे ही वो बैठे अभी रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है। 3 साल का टाइम दिया गया। ठीक है। वो 3 साल का टाइम अब खत्म हुआ है। सही। वो जो अब खत्म हुआ है, लेकिन जो बागी ग्रोह था उसको हुकूमत दे दी गई, इख्तियारात दे दिए। आप ये समझ लें कि उनको इख्तियारात दे दी गई उस वक्त के बागी ग्रुप को। ठीक है। अब ये 3 साल जब ये इन्होंने पूरे किए बागी, उस बागी ग्रुप ने, ठीक है,
अपने 3 साल पूरे किए और ये इस सदर के साथ जो कि इन्हीं का सब इन्हीं का वाइस प्रेसिडेंट था इनके दौर में भी। ठीक है। इस बंदे ने इलेक्शन नहीं करवाए, इसके वो 3 साल के अंदर इलेक्शन जो करवाने थे वो 3 साल पूरे हो गए और इलेक्शन नहीं करवाए। ठीक है। ठीक है। अब बागी ग्रुप वो बन गया जो पहले हुकूमत में था। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी आपने क्यों नहीं किया ये सब हाँ, कुछ। सही। तो लड़ाई जो है इन दो ग्रुपों के दरमियान। नहीं, अली अब्दुल्ला साले ने एक ग्रुप को साथ मिलाया जो जिन्हें होती कहते हैं, यहाँ होती बागी कहते हैं ना। असल में होती तो सिर्फ 10% या 5 या 7% है मुल्क में। ये उस अली अब्दुल्ला साले के साथ अलायंस कर किया है उन्होंने, बस इतनी सी बात है। ठीक है। इसके अलावा कोई बात नहीं। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ये परसेप्शन देना कि होतियों ने कब्जा कर लिया, ये एंटायरली बिल्कुल रॉन्ग है। बट होती चूंकि आर्म्ड कबीला है और उनके साथ और भी बहुत सारे कबीले हैं। हाशदी कबीला बहुत बड़ा कबीला है वहाँ का, वो भी उनके साथ है। सही। इस तरह और सुफियानी कबीला है और कुछ कबीले हैं। अभी वो खालिद नईम साहब बैठे हैं, ये ज्यादा जानते हैं इस मामले में। ठीक है, हम कि उनसे भी कौन बात कौन से कबाइल हैं वहाँ पे। जी ठीक है। तो ये इन कबीलों ने एक अलायंस बनाया। अली अब्दुल्ला साले उसको उसमें मेन रोल उसका अली अब्दुल्ला साले का है। ठीक है। और उन्होंने उस प्रेसिडेंट के हाउस का मुहासरा कर लिया। ठीक है। जिस प्रेसिडेंट जो ये कह के आया था कि हम रिफॉर्म्स करेंगे और इलेक्शन करवाएंगे, वो नहीं करवा रहा था, जो नहीं करवा रहा था, यानी वो कह के ये आए और फिर खुद काबिज हो गए वहाँ पे। बिल्कुल सही। तो उसको फिर उन्होंने प्रेशर करके उसको निकाला है और उनके अगेंस्ट में कोई मूवमेंट वैसे नहीं चली। मुझे तो नजर नहीं आता, शायद खालिद साहब डिफर करें। यानी उनको सपोर्ट करने के लिए यमन के अंदर से कोई तहरीक नहीं उठी। नहीं, कोई तहरीक नहीं उठी। वो जहाँ भी गए हैं, वो आज सना में आए हैं तो सना आज उनके हाथ में आ गया, कल वो ताइज में गए हैं तो ताइज उनके हाथ में आ गया, परसों वो लहज में गए हैं तो लहज उनके। अदन में तो भी लड़ाई हो रही है। ठीक है। तो अदन भी उनके हाथ में आ जाना था 2-4 दिन के अंदर ही, लेकिन चूंकि सऊदी अरब ने फिर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी तो इस तरह वो अभी तक अदन उनके कंट्रोल में नहीं आया। सही। तो ये है वो जो तो सऊदी अरब अभी जो सपोर्ट कर रहा है वो किसको कर रहा है? वो उस ग्रुप को जो इलेक्शन जिसने नहीं करवाए थे। ठीक है। यानी जिनको पहले वो अपनी एग्रीमेंट के तहत लेकर आए थे कि जी इनको आप आने दें, इनको आप मरात इख्तियारात दें, ये इलेक्शन करवाएंगे। जब वो इलेक्शन नहीं करवा सके तो अब सऊदी अरब जो है उनको सपोर्ट कर रहा है और वो चाह रहा है कि इन्हीं की हुकूमत जो है वो बरकरार है। ये झगड़ा है वहाँ। बिल्कुल सही। चलें, ये वो आंखों देखा कह लें या फिर ये जो लोग वहाँ पे रहकर आए हैं उनकी ज़बानी जो अहवाल है वो हम आपको सुना रहे हैं आज। साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज हम यमन से वापस आए हुए पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त जो है मिस्टर एंड मिसेस फयाज साहब हैं। और फयाज साहब, आपने हमें बताया कि यमन में असल में मसला क्या है। जी। आप कितने अरसे 10 साल वहाँ रहे? 10 साल से। और क्या काम करते रहे? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। पहले तो मैं जॉब करता था वहाँ पे, फिर मेरी अपनी खुद की कंपनी थी। ठीक। तो ये अब जिस तरह से आप निकले हैं वहाँ से, तो अब क्या हालात हैं? जो इसके दो आपके सवाल के दो पहलू, एक हमारे क्या हालात हैं और एक वहाँ के क्या हालात हैं। बिल्कुल। तो हम तो मैं ऑफिस जा रहा था और एक रूटीन के काम कर रहे थे हम। अचानक एक दिन पहले बमबारी शुरू हुई तो, और वो इतनी टेरिबल नाइट थी कि हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या होने वाला। आप एक टीवी पे या आप अपने मोबाइल पे एक गेम खेलते हैं वो वार वाली, वो एक अलग बात है। और एक आपके सामने बम गिर रहे हैं और खिड़कियों के शीशे टूट रहे हैं और लोगों की हलाकतें हो रही हैं, तो जो आपको समझ नहीं आती क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में अचानक फिर अगले दिन जो है हमारे सफारत खाने ने कह दिया कि आप निकलो। तो बस हम वैसे ही ऑफिस वाफिस और गाड़ियाँ और घर और यूं ही छोड़ के बस जैसे निकल जहाँ आए पे हैं। थे निकल आए। तो इसका मतलब है कि सख्त बेसर सामानी की कैफियत क्या उठा सके होंगे आप? क्या ला कुछ भी सके नहीं, होंगे? बस एक जो एक कपड़े बैग। पहने हुए थे जिसमें एक दो सूट, बस कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आकर फिर अब क्या सोचा है और वापसी की तरफ
क्या हालात का क्या नजर आता है आपको? हाँ, अभी तो समझ नहीं आ रही कुछ हमें। हम रात को सोते हैं तो ख्वाब में ऐसा लगता है कि हम अभी यमन में हैं। सुबह उठते हैं तो बेड को देख रहे होते हैं कि ये यमन का बेड है या पाकिस्तान का बेड है। अभी तो ये होश में नहीं आ रहे। 4-5 दिन हो गए हैं, हफ्ता हो गया हमें यहाँ पे आए हुए। तो ऐसी कैफियत है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या क्या नहीं। होगा? अच्छा, जो वहाँ पे कहा जा रहा है कि जनाब ये कोई शिया ग्रुप और कोई सुन्नी ग्रुप, कोई लड़ाई है, कोई ग्रोह बंदी की लड़ाई है, तो क्या क्या इस तरह का कोई है वहाँ पे मैडम, हालात? आप ऐसा करें कि वहाँ का लोकल मीडिया को स्क्रॉल करें नेट पे, या आप तारीख देखें, विकिपीडिया पे जाएं। यमन वाहिद अरब कंट्री है जहाँ पे आज़ादी होने के बावजूद जो है वो कोई लड़ाई आज तक शिया सुन्नी की नहीं हुई। अच्छा, हाँ। शिया कितनी हैं वहाँ पे तादाद? 10% होंगे। 10%। हाँ जी। और वो जो शिया यहाँ के शिया जिस तरह का यहाँ पे से कंसेप्ट है शिया का, उस शिया के हिसाब से वो तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटर ही नहीं होते। अच्छा, हाँ जी, वो अपने काम में लगता यानी आपके कहने के मुताबिक ये इस तरह की लड़ाई नहीं है कि जिसमें कोई ग्रोहबंदी या मसला नहीं मसाले नहीं की नहीं, ये जंग? सियासत खालिस्तान 100% ये खालिस्तान सियासी मसला है। सियासी मसला है, और इस सियासी मसले की बुनियाद जो है वो सिर्फ इक़्तिदार की ख्वाहिश है। इक़्तिदार की ख्वाहिश है। सही। अब आप इसमें बताइए कि हमारे यहाँ पर ये जो बहस चल रही है, डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देना चाहिए, तो आपकी क्या राय है? आप ऐसे पाकिस्तानी जो कि वहाँ पे खुद रह कर आए हैं, सारे हालात को जानते हैं, तो आपको अगर वोट देना और आपका वोट अहमियत रखता हो तो किस चीज़ के लिए वोट देंगे? क्या पाकिस्तान को इस जंग में शामिल होना चाहिए या नहीं? ये सवाल ही गलत है कि सऊदी अरब की सपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं। ये सपोर्ट का मसला ही नहीं है। अच्छा। सऊदी अरब किसी मुश्किल में नहीं है। एक बात है कि अगर वो किसी मुश्किल में, हमारा कोई दोस्त है जो किसी मुश्किल में है, तो उसकी आप ठीक है फिर सोचें कि करें कि ना करें। वो किसी मुश्किल में नहीं है। उन्होंने यकतरफा तौर पर एक पार्टी की हमायत में दूसरी पार्टी को निशाना बनाया है। ठीक है। अब वो जो दोनों पार्टियां हैं, पार्टी दोनों को निशाना बनाया या मुल्क को निशाना बनाया? असल में वो पार्टी को बनाने के चक्कर में मुल्क को बना रहे हैं। ठीक है। उनका ख्याल ये है कि ये जो अली अब्दुल्ला वाले साले वाली पार्टी है ये इक़्तिदार में ना आए। ठीक है। इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वो जो कर गुजर रहे हैं वो असल में मुल्क निशाना बन रहा है। ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग किसी भी एक तरफ का साथ देंगे एज ए पार्टनर ऑफ वार और पार्टनर ऑफ द कोलिजन, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है। हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान है, तीनों पार्टी, हम तीनों मुसलमान हैं, तो हम तीनों, एक दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि उनकी सुलह करवाएं, जी। ना कि आप एक की तरफ होकर दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ये सवाल करें कि हमें सपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं। अरे एक वक्त ऐसा आया था जब हमने सुना था कि पाकिस्तानी बहुत घिर गए हैं वहाँ पे और उनके इनखला की कोई सूरत हाल नहीं बन रही, तो हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तानियों को वहाँ पे क्या मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मुसलमान, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि मुसलमान मुल्क में मुसलमान शहरी भले वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, उसको क्या ख़तरा हो सकता है, उसकी जान को क्या मुश्किल जो उधर पेश हो सकती है, वो क्या हालात थे? ये वो हालात है जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से शुरू में एक बयान आ गया था कि जी हम इस वार में सऊदी अरब का फिजिकल हिस्सा बनेंगे। अच्छा। ये एक बयान आ गया था और उस बयान के बेस पे आपको पता है ये जो यहूदियों का मीडिया है, CNN, BBC, ये लोग फिर उसको एक चीज़ को पकड़ के फिर उसको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। तशहीर करते हैं जी। तो उन्होंने कई दिन ये कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान के त्यारे जो हैं वो बम गिरा रहे हैं, पाकिस्तान के टैंक्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी लड़ रहे हैं। उन्होंने ये कैंपेन चलाई और ये जो कैंपेन थी, ये इस चीज़ ने हमें इस खौफ में मुब्तला कर दिया कि डेफिनेटली जब हमारी आर्मी उनको मारने आएगी तो क्या वो हमें जो है वो कोई अच्छी नज़र से देखेंगे। तो फिर इसमें क्या रिएक्शन था वहाँ यमन में? वो रिएक्शन जो हमने फील किया, अभी हुआ कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को मुझे क्यों खालिद साहब कोई ऐसी हुआ नहीं किसी को? नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी, अभी तक किसी को उन्होंने पकड़ा नहीं, मारा नहीं, लेकिन हमने फील किया कि अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली वी विल बी द विक्टिम ऑफ द वार। सही। तो इसलिए हम सेफली वहाँ से निकलना शुरू हो गए। अच्छा बेटे, आप पढ़ती थी वहाँ पे और आप कौन सी क्लास में थी? मैं फर्स्ट ईयर में थी। अच्छा, और आपको ये जंग का जब पता चला आप कॉलेज जा रही थी उन दिनों में, फिर इसका मतलब है
हाँ जी, कॉलेज हम लास्ट मंथ जो था अभी हमारा वहाँ जो गुजरा है, वहाँ पे ये हालात थे कि हमारा कॉलेज बंद होना शुरू हो गया था। हमारे वहाँ पे जो स्टाफ हैं, जो हमारे टीचर मेंबर्स हैं, वो सारे वापस जा रहे थे, पाकिस्तान वापस आ रहे थे, और कुछ जो थे वो छुट्टियाँ लेकर बैठ गए थे, जिसकी वजह से हमारी स्टडी बहुत डिस्टर्ब हुई। ठीक है, यानी आपको अंदाजा हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो जी। होने जा रही है। हाँ अच्छा, जी। अब आप वापस आगे हो सब छोड़ छाड़ के, जैसे अब्बू बता रहे हैं कि वो तो जाहिर है वो मर्द हैं, उनके ऊपर तो और बहुत जिम्मेदारियां भी हैं, वो उन नुक्ता नज़र से भी देखते हैं चीज़ों को। आपको कैसा लग रहा है ये सारा जो सब कुछ हुआ है, और अब पाकिस्तान में आपको क्या किन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है? फेस ये प्रॉब्लम हमें हो रही है कि वहाँ पे हमारे एग्ज़ाम शुरू होने थे 27 मार्च को, और उस वक्त हम यहाँ जब हम यहाँ आए तो 4th ऑफ मार्च थी, और यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे एग्ज़ाम किस तरह होंगे। क्यों, आप क्या पाकिस्तान बोर्ड के साथ वहाँ पे पाकिस्तान बोर्ड के तहत ही वहाँ पढ़ रहे थे ना? जी। तो पाकिस्तान बोर्ड के तहत यहाँ पे नहीं आपको शिफ्ट किया जा सकता? क्या उसके लिए आपने कोई शिफ्ट करने application- की कोशिश की जा रही है, और मुमकिन भी है कि हो जाए शिफ्ट, लेकिन ये बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है हमें। FBISC के ऑफिस जाना पड़ता है इस्लामाबाद के, वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और फिर तब जाके वो मंजूर होगी। अब ये डेट शीट भी, हमारे रोल नंबर्स भी नहीं आए अभी तक। रोल नंबर्स नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। आप अपने एग्जाम्स के लिए परेशान हो कि वो क्या है? खातून खाना पे क्या गुजरती है, इसलिए कि घर हर खातून ने सोचा होता है, बच्चों का मुस्तकबिल सोचा होता है, ज़िंदगी एक सेट पैटर्न पे होती है, अचानक सब निज़ाम दरम भरम हो जाए और आप अचानक से आपको छोड़ना पड़ जाए सब कुछ, तो जमा पूंजी मुझे पता है कैसे जोड़ जोड़ के आप लोग और मेहनत करने के लिए गए हुए हैं वहाँ पे, तो बहुत मेहनत के साथ बहुत मुश्किल दिन काट के आपने चीज़ें बनाई होंगी। जी। तो कैसे फिर आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आप कैसे लेके चल अभी रही हैं तो सबको? सोचने के लिए भी नहीं सोचा जा रहा कि अब क्या करें, परेशान है। हाँ जी, ये इनके अपनी कंपनी उधर बनाई थी, लेकिन वो वहीं छोड़ के आ गए, अब बैठे हुए फारग घर में। पाकिस्तानियों का यहाँ पे क्या रद्द-ए-अमल रिएक्शन है, किस तरह का उनका मतलब है रवैया सलूक नहीं है? ठीक है, वो तो नहीं, हम तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक। कुछ लोगों को हुआ होगा तो सही। हमें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन अरब और हम ममालिक भी में किसी को कुछ कह नहीं रहे कि हमें कुछ दो या कुछ कुछ ऐसा करो, हम भी अपने यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमें अल्लाह जो है खुद, हमें अपने खुद पे भी यकीन है बिल्कुल कि बिल्कुल हम जहाँ भी रहेंगे अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक सेटअप जो डेफिनेटली बनाया हुआ है, हम उसको अचीव करेंगे अपने बिल्कुल गोल्स सही। को। अच्छा, ये अरब ममालिक में जाने वाले मुसलमान जो पाकिस्तानी हैं, उनका ये तमाम लोगों का मसला रहता है वहाँ शहरियत इख्तियार नहीं की जा सकती। आप जितना अरसा भी वहाँ रहे, आप अल्टीमेटली पाकिस्तानी शहरी हैं। कभी अफसोस हुआ बरतानिया चले गए होते, अमेरिका चले गए होते, हम भी कहते जनाब हम तो आपके हैं, जनाब हम तो आपके हैं, आप हमें किधर भेज रहे हैं, हम तो आपके हैं। होता है, ये बात तो दिल में आती है कि आप दूसरे यानी जब कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, लेकिन एक ये अच्छी बात है कि हमें बच्चों की तरबियत का ज़्यादा ख्याल रहता है। मेरे पास ऑप्शन थे, हमेशा रहे, आज भी हैं ठीक। कि मैं यूरोप में सेट हो सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा एक अपना कल्चर है, हमारी एक अपनी तहजीब है, उस कल्चर और तहजीब पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जब तक हमारी एक सेटअप चल रहा है ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हमें वहाँ की यानी मुस्तकिल सुकूनत के लिए मैं नहीं, मेंटली मैं तैयार नहीं हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही, आपकी बड़ी जायज़ सी बात है। आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम नदीम साहब की फैमिली को यहाँ पे दावत देंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे सामने तशरीफ़ रखें, क्योंकि कुछ और फैमिलीज़ हैं जिनसे हमारी बातचीत होगी और उसके साथ साथ किचन की तरफ भी हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबो खैर जनाब। आज शेफ़ अज़हर हमें सुनहरी पसंदें बनाना बता रहे हैं। जी गुड। और ये पसंदें जो हैं ये आप चिकन के बना रहे हैं, लेकिन अगर घर में बनाना चाहे कोई बीफ के भी बना सकता है, मटन के भी बना सकता जी है। जी बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी। आप लोग बनाते हैं घरों में पसंदें? कौन कौन बनाता है? साजिदा आप भी नहीं बनाती? बहुत कम बनाते हैं, बाकी लोग बहुत कम। ठीक, तो इसका मतलब किसी ने खाए हैं आज तक? खाए भी नहीं है? वाह यार, ये क्या इतनी रेयर डिश है अज़हर, जिसको खाता भी नहीं कोई, जी बनाता जी ये भी नहीं। बिल्कुल एक मुगलाई डिश है और ये नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये आपने कम लोग जानते हैं मुस्लिम मुगलाई फूड, सही। ज़्यादा नहीं है। तो ये चिकन के हमने पीसेस जिनको जी, बोनलेस जी, कर जी दिया हुआ ये है। लेग पीस हैं, लेग के पीसेस हैं और बोनलेस है। ठीक है,
तो थाई जो आपकी लेग पीस होता है उसको इन्होंने जी, जी, हड्डी बिल्कुल। निकलवा दी और इस शक्ल में उसको थोड़ा फ्लैट कर लिया हुआ है और इसको मैरिनेट भी आपने किया हुआ है। जी जी। तो मैरिनेट किन चीज़ों में ये किया था? मैरिनेट जो हमने किया है, इसमें दही है और टमाटो पेस्ट है थोड़ी सी, हमने इसके अंदर टमाटो चॉप करके डाले थे अपने। ठीक है। जी। और नमक है, रेड चिली है और सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया इसमें डाल के हमने इसको जो टेस्ट दिया हमने उसको कितनी जी, देर के लिए रखा? जी कम से कम आधा घंटे के लिए रख लें, 1 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर जो है जज्ब हो जाए और मसाला। अगर हम मटन ले रहे हैं, बीफ ले रहे हैं तो भी यही तरीका होगा? जी बिल्कुल इसी same- तरह हम same लगा ये के रख तरीका, देंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो गोश्त किस हिस्से का होना चाहिए पसंदे बनाने के लिए कि वो गल जाए? जी अब होना चाहिए मुकद्दस, जैसे बीफ होता है। जी जी। मुकद्दम यानी मुकद्दम, जी, जी। जिसे आप अंडरकट कहते हैं, अंडरकट जिसे कहते हैं। या फिर अंडरकट के अलावा भी कोई और लिया जा सकता है जी बिल्कुल। पसंदों के लिए? वैसे आप जी, जी। कसाई को अगर कहें तो वो खुद ही से ऐसे पार्चे बना के दे देते हैं जो कि जिस एरिया का गोश्त जो है वो पसंदों के लिए चाहिए होता है, फिर जिस तरह की शेप एंड साइज में चाहिए होता है बना देते हैं। जी हाँ, बेसिकली जो है ना, इसके स्लाइस होने चाहिए आपके पास। ठीक है। गोश्त किसी जगह का भी हो, लेकिन जो है ना वो आपकी जो मीट है उसके स्लाइस होने चाहिए। हाँ, जिसको कहते हैं पसंद है, जी, पार्चों में बिल्कुल। कटा होना जी, चाहिए, जी। जो कि ज़रा बहुत मोटे नहीं, पतले और ज़रा लंबे होने चाहिए। तो हमने अब इसकी करी बनानी है। जी जी। ये क्या डाल रहे हैं? करी में हम अपनी पेस्ट अपनी ऐड करेंगे। ये पेस्ट किस चीज़ की बनी हुई है? जी ये पेस्ट है प्याज और रेड कैरेट। प्याज और- को ब्राउन कर लिया है आपने क्या? जी जी नहीं, प्याज, कैरेट और जो ग्रीन चिली हमने पहले इसको बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद हमने इसको दही में ग्राइंड किया है। अच्छा, यानी प्याज कच्चा, जी जी। गाजर भी कच्ची जी, जी, बिल्कुल। और हरी मिर्च भी कच्ची। जी, जी, जी। इनको डाल के हल्का सा आपने बॉईल कर लिया जी, जी, और boil बॉईल करने के बाद इसको आपने दही में जब ग्राइंड कर लिया तो ये पेस्ट बन गई है। इस पेस्ट को हमने आपके सामने ऑयल में डाला और अब इसमें क्या डालने जा रहा है? जी मैं बताता हूँ आपको मज़ीद। इसमें अपना नमक पहले ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने चुटकी भर नमक ऐड किया, तकरीबन हस्बे जायका। जी जी बिल्कुल। और- और थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट। अरे वाह, ये तो बड़ा विलायती सा इंग्रेडिएंट है जो कि जी, इसमें जी, डल रहा है बड़े देसी खाने में। बिल्कुल। और ये अपना इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, क्योंकि इसमें हमने जो रेड चिली पाउडर है वो नहीं इस्तेमाल किया हमने। जी। और इसमें हम वाइट पेपर पाउडर इस्तेमाल करेंगे। वाइट ठीक है। पेपर पाउडर। ठीक, तो ये ज़रा फर्क तरीके से पसंदे बन रहे हैं। जी जी। ये जरूर। और ये खशखाश है। खसकाश इतनी ब्राउन क्यों हुई हुई है? जी इसको हमने पहले पैन में मैंने इसको पहले फ्राई किया है। ठीक चिली है। के थोड़ा सा इसको ड्राई रोस्ट कर जी लिया। ड्राई। तो अब उसके बाद हमने- हमने इसको पीस के अपने पास रखा है। ठीक है, तो हमने खसकाश इस पर डाल दी और ये डालकर जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, वो ये खाकर तो फिर आराम से सुकून की नींद सो भी सकते हैं। पता है आपको, खसकाश नींद आवर है बहुत अच्छी। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती वो अगर खानों में इसका इस्तेमाल रखें तो उससे नींद ये बड़ी है अच्छी आती है। कोकोनट क्रश। ठीक है, तो coconut नारियल का crush चूरा powder। भी डाल दिया। जी। ठीक, और डालकर और डालकर अभी इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डल रही? जी जी बिल्कुल नहीं, रेड चिली इसमें बिल्कुल नहीं। सिर्फ हमने मैरिनेशन में जो लाल मिर्च डाली है वही जी डाली जी है। बिल्कुल, ओके। वो मैरिनेशन स्पाइसी थोड़ा सा करने के लिए उसको, इसलिए। और ये हम अपना दही ऐड करेंगे इसमें। कितना? ये 3 टीस्पून, सॉरी सर्व स्पून। जी अब यहाँ पे आपने देखा हमने ऑयल डाल के उसे फ्राई करने के लिए भी रखा और ढक भी दिया है, जिसकी वजह से वो हल्का हल्का पानी भी छोड़ रहा है, थोड़ा गल भी जाएगा इसमें और साथ साथ वो फ्राई भी हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो इसको बिल्कुल आसान सी कुकिंग है, इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, घर में भी बना सकते हैं इजीली। ठीक है। और बीफ का और इन चीज़ों का मसला है, लोगों को ये जी लगता जी है अब कि गलेंगे कैसे? गलेंगे कैसे, क्योंकि वो जो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो उनका तरीकाकार ये है कि उनको थोड़ा सा ना जैसे कुछ 2-3-2.5 घंटे उनके यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन। तो क्या उन्हें कोई टेंडराइजर या कोई इस तरह की चीज़ लगाने की जरूरत होगी कि जिसके साथ वो जरा जल्दी गल जरूरी जाए? नहीं है, क्योंकि आपने उसकी जो स्लाइस रखनी है वो बिल्कुल इतने मोटे नहीं होते। अच्छा, वो पतले रखेंगे जी जी। और फिर इसी तरह से उसको मैरिनेट करके हमने डाल देना है। जी, जी। और उसको क्या हो सकता है कि हम उसको हल्का सा, मतलब नॉट बॉइल्ड बट हाफ डन कर लें तकरीबन और फिर फ्राई कर लें? उसका जो फ्लेवर होगा वो जायका वो ठीक खत्म नहीं होगा, होगा। ठीक जी है। जी वो खत्म हो जाएगा। जैसे अभी इसको अगर हम बॉईल कर लेते पहले, तो इसका जो ये टेस्ट ओरिजिनल है वो नहीं रहना था। वो नहीं रहना जी। था। अभी इसको हमने पहले इसमें मैरिनेट करके यहाँ पे रखा है अपने पास, ठीक और अभी अपने यहाँ इसको हमने पका रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने फ्राई होने के लिए रख दिया। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसको अपनी पेस्ट में डालेंगे जी जी बिल्कुल। और इसको करी में बना लेंगे। करता कौन कौन कुकिंग है? चलो, पसंदे तो नहीं बनाते, वरना कुकिंग लेकिन आती है। किसी को भी नहीं आती? कौन? आप करते हो? क्या क्या बनाते हो? आप चावल बना लेती हो? अच्छा, और
तो बाकी बच्चियां क्या करती हैं? हाँ, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो मतलब क्या 24 घंटे पढ़ना ही चलता है? अरे फैशन किस किस को नहीं आता? फैशन क्या किस किस को बिल्कुल नहीं, जैसे खाना नहीं आता तो फैशन भी नहीं आता यार। हम पढ़ते हैं, हमें फैशन का भी नहीं पता है। हाँ, वो कोई भी नहीं है, वो सबको पता है। ठीक है, लेकिन अब अच्छा, कितनी देर पढ़ाई में गुजरती है? हाँ, वैसे आजकल लड़कियों के पास बड़ा अच्छा बहाना है पढ़ने का। हाँ, साजदा करेंगे आधा घंटा पढ़ाई में और बाकी मोबाइल पे, और नेट पे। फेसबुक, नेट, मोबाइल, सही, या फिर जो बचता है टाइम सो जाते हैं बच्चे, बिल्कुल। तो बाकी तो आधा वो पौना माई घंटा कहाँ गई जो कहा करती थी करो ना कुछ, तुम कहाँ क्या करोगी तुम जिंदगी में? लेकिन अच्छा, फिर अम्मा हम- का कितना अम्मा के साथ ये डायलॉग चलता है? 24 घंटे चलता है। तो फिर जवाब के फर्ज ये मैं अम्मा हूँ और मैं कह रही हूँ लड़की तुम्हारा क्या बनेगा, तो अब माइक में मुझे बताएं कि इसका मुझे क्या जवाब देंगे आप दें सबसे पहले। नहीं, मेरी अम्मी तो करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम घर के आते हैं। नहीं थोड़े नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि लड़की तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हें आता जाता तो कुछ है नहीं। सीख लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है अम्मी ये सीख काम लेंगे। करना। अच्छा, सीख लेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगी? नहीं है तो एक्टर बन जाएंगे। क्या? अगर नहीं है तो एक्टर बन जाएंगे। अगर नहीं आता तो एक्टर बन जाएंगे? ये आपकी गलत फहमी है। बाज़ औक़ात एक्टर्स को जो करना पड़ता है वो शायद बहुत आम लोगों को नहीं करना पड़ता। अच्छा, और आप क्या कहेंगी? आपको मैं यही कहूँ कि लड़की तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, तुम क्या करोगी जिंदगी में? मैं कहूँगी कि अब देखूंगी आगे क्या होगा। जब होगा देखा जाएगा। अच्छा जी, और आप आज खुद ही में सीख जाएंगे। अच्छा, और आप क्या कहेंगी बेटे? अम्मा अल्लाह मालिक है, सब पढ़ लिया, दुआ करें आप। अच्छा, अम्मा अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी अम्मी अभी मेरी उम्र ही क्या है काम करने की। मेरे को पीछे भी दीजिएगा माइक। चलें जी, आप मुझे क्या जवाब देंगे? मैं कह रही हूँ भाई लड़की क्या बनेगा तुम्हारा आखिर? पहले स्टडीज कंप्लीट हो जाए तो फिर तो पहले क्या कंप्लीट हो जाए? स्टडीज कंप्लीट हो जाए तो फिर तो स्टडीज कंप्लीट हो जाए। तो तुमने पढ़ लिख के कितना क्या पढ़ना है, क्या करना है? मैं लेक्चर बनूंगी इंशाल्लाह। लेक्चर बनूंगी। बिल्कुल सही। तो हांडी चूल्हा लेक्चरों से थोड़ी चलता है। नहीं, थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ। ये है कि एक स्पेशल डिश कोई हो तो नहीं, अम्मा को जवाब दे रही हैं आप। हाँ जी। मैं अम्मा हूँ इस वक्त, तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे आपने जवाब देना उसका कि कोई लेक्चरों से चलते हैं घर, घरदारी नहीं आती तो कैसे चलाओगी? हो जाएगा कुछ ना कुछ तो। हो जाएगा कुछ ना कुछ। चलें। और मैं अपनी मदद से यही कहूँगी मामा नेट है ना, उससे मामा देख के क्या? कर नेट है ना, उससे देख के कुछ ना कुछ कर लेंगे। नेट देख के कुछ ना कुछ हाँ, कर नेट लेंगे। पे रेसिपीज होती हैं तो हम उसको देख के कॉपी करके कुछ ना कुछ बना लेंगे। इतना मुश्किल नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, आपसे मैं अगर मैं कहूँ तो आप क्या कहेंगी आगे से? मेरी अम्मी को पता है मैं काम खराब कर देती हूँ, उससे मुझे कहती ही नहीं है। तो अम्मी तो नहीं कहती, सास तो इतनी अच्छी नहीं होंगी, वो कहेंगी क्या सीख के आई है भाई? वो सास को अम्मी ट्रेन कर लेंगी ना। सास को अम्मी ट्रेन कर लेंगी। क्या बात है आपकी, जबरदस्त। और आप क्या कहोगी? मैं मम्मा से यही बोलूँगी कि अगर आप मेरे सामने करती हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है, बाद में प्रैक्टिस बाद में कर लूँगी। नहीं तो हमारे लिए कोई सुख नहीं है, तुम वहाँ जाके सारा कुछ कर लोगी तो कुछ आपके हमारा। स्टडीज अब बाद में उधर ही होंगे ना, फिर कर लेंगे। अच्छा, अभी स्टडीज कर रहे हैं तो स्टडीज जी, नहीं जी, आसान बिल्कुल। होता है। इनको भी दें माइक ताकि ये भी मुझे बता सके। हाँ भाई, तुम क्या करोगी? सर पे पड़ी तो सीख लूंगी। क्या? सर पे पड़ी तो सीख लूंगी। सर पे पड़ी तो सीख लोगी। अच्छा, हमारे नसीब नहीं है कि हमारे लिए खिदमत। वक्त आने पे सीख जाएंगे। वक्त आने पे सीख जाएंगे। यार ये खुशफहमी बड़ी है सब लोगों को कि वक्त आने का कैसे तय होगा कि अब वक्त आ गया है, अब सीखना है? बस शादी के कितने अरसे बाद? शादी के फिर शुरू में कहेंगे अभी नहीं तो शादी हुई है, अभी कुछ ही तो। शादी से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। शादी से पहले महीना तो होगा ना। 1 महीने पहले प्रैक्टिस कर लेंगे और 1 महीने में आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर ये कितने अरसे में आ जाती है कुकिंग और ये सारा जो फन मुझे है? तो 13-14 साल हो गए हैं सीखते हुए, अभी तक सीख रहा हूँ। और आप 1 महीने में सीख लेंगे और आप 1 महीने में सीख लेंगे। तो अगर आपको कोई ऐसी बेगम मिल जाए सर जो कहे कि भाई सीख लेंगे, फिर क्या हुआ? मैं उसे सिखाऊंगा और मैं रेस्टोरेंट में बनाऊं, वहाँ पे भी, घर में भी जाके बनाऊं, तो ये तो नहीं चलेगा। ये तो नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा चलेगा। यार, ये एक नहीं है, सारे यही कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जनाब, यहाँ पे जब तक ये प्रोसेस में है आप रेसिपी पे नज़र डालिए, रेसिपी नोट कीजिए और जब वापस आएंगे तो मेरा ख्याल है अजहर अब अपने पार्चे जो हैं वो ग्रेवी में जी डालेंगे। जी बिल्कुल। क्या होगा प्रोसेस? जी, अपना जैसे हमारे ये पसंदे रेडी होंगे तो जो अपनी पसंदे उठा के हम अपनी करी में डालेंगे, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा पकाएंगे ठीक ताकि है। जो करी है उसके अंदर वो जज्ब हो जाए। ठीक है। जी,
और फिर अपनी कुछ मेन जो हमारे मिसालें हैं वो ऐड करेंगे, जैसे गरम मसाला, सूखा धनिया और अपनी क्रीम वगैरह जैसे हम लास्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसे प्रेजेंटेशन पे लेकर आएंगे। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रेसिपी पे नजर डालेंगे, जब वापस आएंगे तो ये प्रोसेस आप देख सकेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबू खैर जनाब। शेफ़ अज़हर ने हमारे सुनहरी पसंदे जो तैयार कर लिए हैं। ग्रेवी को हमने मिक्स कर लिया है अपने चिकन के पार्चों में जिन्हें हमने फ्राई किया था और आपके सामने ये सूरत हाल। अब आखिर में इसे क्या करना है, इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, सूखा धनिया, जी ये खुश्क धनिया, ठीक है, पाउडर उसका हमने डाल दिया, जी बिल्कुल। और अब हम डालने जा रहे हैं इस पे गरम मसाला, जी जी बिल्कुल, ठीक है, ये अपना गरम मसाला हम हाफ टी स्पून जो हाफ से भी थोड़ा कम, ठीक है। जी और क्या डालेंगे? गार्निश के तौर पे हम डालेंगे इसमें रेड चिली होल, ठीक है, साबित मिर्च, जी, और ये साबित मिर्च कटी हुई, ये हरी मिर्च हमने डाल दी, और ये थोड़ी सी थाई लाल चिली, ये भी हमने डाल रेड, दी, जी जी बिल्कुल ठीक है। और अब इसमें आप क्रीम ऐड करेंगे क्या? जी जी जी। तो ये आपकी सामने ग्रेवी तैयार, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। किस चीज़ के साथ खाने में मज़ा आएगा आप लोगों के ख्याल में? पराठे के साथ या नान के साथ, कुलचे के साथ? नान के साथ, कुलचे के साथ। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ी सी हमने क्रीम आपके सामने ऐड की और अब इसे शेफ़ जो हैं वो रखेंगे प्रेजेंटेशन पे और आप देख सकेंगे। अभी लड़कियां जैसे कह रही थी कि मतलब सीख लेंगे, तो कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में कि उन्हें खाना वाना बनाना आता हो? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके ख्याल में? लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होती है? लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और लड़कों के लिए ज़रूरी है? लड़कों के लिए इतना ज़रूरी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर लड़के कमा के लेकर आए पूरा तो फिर लड़कियां घर के काम करें पूरा। जब लड़के बाहर काम करते हैं आधा और कहते हैं बीवी कमानी भी चाहिए, तो फिर बीवी लड़कों को घर में काम भी करना चाहिए ना। लड़के तो आधा बाहर काम करते हैं तो घर लड़कियों को संभालना पड़ता है। फिर पूरा पूरा लेकर आए ना, फिर ये ना कहें कि अब देखो मैं जितना लेके आता हूँ उसी में गुजारा करूँ। लड़कियों के लिए जितना कम उतना कम होता है। ये सही कह रहे हैं ना? रॉन्ग स्टेटमेंट? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता है आपको, वो जितना भी ले आए बेचारे खातून को लगता है ये कम ही है, इसलिए वो दूसरों को देख के अंदाजा लगाती है कि यार उसके पास तो वो सब कुछ है, मेरे पास तो ये है नहीं, तो मेरा मियाँ नहीं उतना कमाता है जितना उसका कमाता है। ये इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्चुअली रॉन्ग आप किस लिए कह रहे हैं? रियली? वो कौन सी लड़कियां हैं जो कॉम्प्रोमाइज करती हैं? कौन कौन करती हैं कॉम्प्रोमाइज? हाँ, जो अच्छा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, लड़कियां अब्बू के साथ भी अपने मुश्किल से कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं आजकल। तो उन्हें भी क्या नहीं कहते हैं आपके लॉन के सूट लेने हैं हमने। कितनी लड़कियों की फरमाइश होती है यार लेटेस्ट जो आए हैं लॉन्च में लेने हैं, सबकी ना। ये जो नहीं भी हाथ उठा रहे वो दिल में रखें, लेकिन होता ज़रूर है अंदर सबको। तो फिर वो फरमाइशी प्रोग्राम जो है बड़ा मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। तो जनाब ये हमने अपनी ग्रेवी में थोड़ा सा ऐड किया क्रीम और आपके सामने ये हमने डाल दी इस पर। सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं अपनी पसंद की जिस भी चीज़ के साथ। थैंक यू शेफ़ अज़हर, थैंक यू वेरी मच। हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदेद और सबो खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं उन पाकिस्तानियों से जो कि यमन से अब हिजरत करके छोड़कर यमन को इस वक्त पाकिस्तान वापस आए हैं
और उनमें से अब मेरे साथ हैं खालिद नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं खालिद साहब? आप लाहौर से स्पेशली प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए, उसके लिए शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच फ़रा आपका और ATV का यहाँ में बुलाने का। बहुत शुक्रिया आपके आने का। मुझे पता चला माशाल्लाह आपकी बीवी जो है उनका ताल्लुक यमन से है, वो यमनी है। जी बिल्कुल, मेरी बीवी यमन से हैं। तो वो फिर आपके साथ वापस आई जी हैं? बिल्कुल, यहाँ ही है मेरे साथ। अच्छा, तो अब बातचीत हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और फैमिली हमारे साथ है जिसमें तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप और आपके अहले खाना जिसमें बेगम साहिब है, साइमा तनवीर, अस्सलाम वालेकुम। और बच्चे दोनों जो हैं अनस और इनका नाम क्या है? गुलबिश। 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 गुलबिश, इसका मतलब क्या हुआ? फूल बांटने वाली। फूल बांटने वाली। अच्छा, आप जो है इस सूरत हाल में गई थी पहले 2 साल पहले यमन, और फिर आपने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करके वहाँ पे बुलाया। और ये वही स्कूल था सना में जहाँ पर के सारे नहीं, अदन में। अदन में। अच्छा, आप अदन से आए हैं? जी जी। जहाँ से सारे पाकिस्तानी जहाँ पे इकट्ठे हुए थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप तैयार थी सूरत हाल के लिए जो इसका सामना करना पड़ा? नहीं, हम तो बिल्कुल मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। सब लोग बता रहे हैं कि अनरेस्ट तो 3 साल से चल रहा था और आप 2 साल पहले अपनी फैमिली को आपको वहाँ पता बुला है रही हैं। पाकिस्तान में भी कभी ब्लास्ट होता है, कभी कुछ होता है। मतलब वहाँ पे रहते हुए हमें सिचुएशन पाकिस्तान से बहुत बेहतर लगती थी। ठीक है। लाइक कि जैसे हम पाकिस्तान में एक ही टाइम पे सुनते हैं कि ब्लास्ट में इतने लोग मर गए, सैकड़ों अफराद मर गए, वहाँ पे यमन में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। सना के हालात ख़राब थे काफ़ी अरसे से, तकरीबन 1 माह से सना के हालात ख़राब थे। लेकिन अदन तो 23 मार्च हमने सेलिब्रेट किया। अच्छा। और अभी हमारी सेलिब्रेशन ख़त्म हुई तो हमें अनाउंसमेंट आ गई कि आप फौरी तौर पे स्कूल जो है वो बंद कर दें। अच्छा। तो विदिन हाफ एन आवर हमने स्कूल क्लोज किया, सब बच्चों को भिजवाया। अभी हम और स्टाफ ही रह गए क्लोज करने के लिए वो कह रहे हैं बागी ग्रुप है और कोई वो लोग आए क्या? बिल्कुल किसने वही warn किया? सरगर्म थे। ये जो बागी ग्रुप है वही आप बागी ग्रुप जबरदस्ती। किसको कह रही हैं? जब हम वहाँ पर थे तो होतीस को ही बागी होतीस ग्रुप का मतलब है जो शाह अली अब्दुल्ला सालेह की पार्टी को आप बागी ग्रुप जो यहाँ पर शिया फिरका है और सुन्नी फिरका, जो जितना हमें वहाँ से नॉलेज है वो यही है कि जो अभी गवर्नमेंट में नहीं थे, गवर्नमेंट के नहीं, जो अपोजिशन पार्टी थी, जो सना पे कब्जा कर चुके थे। उसके बाद हमें ये 23 मार्च को ही हमें वहाँ पे अनाउंस किया गया कि भाई वो लाहज के करीब पहुँच चुके हैं और अब वो अदन में इंटर होने वाले हैं, तो उससे पहले जो है आप स्कूल क्लोज कर दें। बहुत ज़्यादा। और लग रहा था, मुमकिन लग रहा था कि पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे और ये सब नहीं, उस वक्त हमें एकदम से इतना अंदाज़ा नहीं था कि हमारा फौरी एक्शन जो है वो पाकिस्तान जाना ही हो जाएगा। 23 मार्च को हमारे स्कूल क्लोज हुए, 24 को फिर स्कूल ओपन हुआ, 25 को अगेन हमने 10 o'clock जो है वो बंद किया। 25 को जब हमने क्लोज़ किया उस वक्त ये रूमर आ रही थी कि भाई होती जो है वो बिल्कुल सर पे पहुंच चुके हैं और अब स्कूल में वो इंटर हो जाएंगे। रूमर्स थी या जो कुछ भी था, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी कि रोड के ऊपर टैंकर्स जो है वो मूव करना शुरू हो गए थे। जो गवर्नमेंट के इदारे थे या जो भी उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे वो असलहे के साथ टैंकर्स जो हैं रोड से गुजर रहे थे। ठीक है। तो उस वक्त हमारा स्कूल फौरी तौर पे क्लोज़ हुआ। हम लोगों को हॉस्टल बड़ी मुश्किल से पहुंचाया गया उस दिन, क्योंकि सख्त सिक्योरिटी थी। हमें बार बार चेकिंग के बाद हमें हॉस्टल पहुंचाया गया। बस फिर उस रात से जो हमने कंडीशन देखी, वो जो पहली रात हमने गुजारी उसमें हमें अंदाज़ा हो गया था आप लोगों के लिए वतन वापस आना जो है किस तरह का फिर एक मामला है? मतलब आप तो इतना अरसा वहाँ पे नहीं रहे। 2 साल रहे हम, लेकिन आप जिस जगह पे रह रहे होते उसके साथ आपकी बहुत अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है। यानी कि अभी हम वापस आ गए हैं तो आप यकीन करें हम डेली वहाँ के लोकल लोगों के साथ इन टच हैं, क्योंकि हमें उन लोगों से मोहब्बत हो जाती है, उस जगह से मोहब्बत हो जाती है। वो मंसूरा का एरिया, वो कॉर्निश एरिया बहुत पीसफुल माहौल था। आप यकीन करें अभी 2 दिन से हमें वो पाकिस्तान आके हमें हर जगह शोर सुनाई दे रहा है। वहाँ पे आपको किसी किस्म का शोर नहीं है। जी, डिप्रेशन कितना है? अभी वहाँ से वापस आने के बाद भी अभी भी हम एक रात भी सुकून की सो नहीं सके। वो थोड़ी सी देर हम महसूस करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन एकदम से फिर वही फायरिंग, वही शेलिंग, वही बम्बारी की आवाज़ें जो बच्चे भी सहमे हुए हैं। बच्चे स्टिल मतलब इनकी नानों कहती हैं मेरे बच्चे डेफ एंड डम्प हैं, लेकिन इनकी स्पीच काफ़ी डेवलप हो चुकी है। लेकिन जब से ये पाकिस्तान वापस आए हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स ये कहते हैं कि ये यमन से आए हैं तो इन्होंने बोलना छोड़ दिया है। बोलना नहीं छोड़ा, लेकिन अभी वो स्ट्रेस की कंडीशन से निकल नहीं रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी खालिद नईम साहब कि मतलब आप बिजनेसमैन? जी बिल्कुल बिजनेसमैन। आप इन हालात को जज कर सके थे कि ये सूरत हाल होगी? देखिए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशंस जो हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट में हैं और अफ्रीका में, इसके अलावा चाइना में। ठीक है, लेकिन हमने अपना जो हेड ऑफिस है वो यमन बनाया हुआ था। वजह? और उसकी रीज़न ये थी कि जो कंफर्ट लेवल हमारा यमनी मतलब कौम के साथ है वो फ्रेंकली स्पीकिंग कहीं पे भी नहीं है। मतलब हम
सऊदीया में भी बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, रोड्स, ब्रिजेस, सब स्टेशंस, पावर प्लांट्स। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी? जी, हमारी कंस्ट्रक्शन फर्म है और हम लोग माइनर्स हैं। हमारी गोल्ड माइनिंग है और क्रोम माइनिंग है अफ्रीका में। ठीक है। और यमन के अंदर भी हम लोग जो है वो मतलब रोड्स वगैरह का काम कर रहे हैं, प्लस हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है डेवलप हो रहा है, वो भी हम डेवलप कर रहे थे यमन में, मेडिसिन के लिए जो है। यानी आप यमन में बहुत सेटल्ड थे? जी बिल्कुल, मुझे तकरीबन 12 साल हो गए। आप यू कुड नॉट सी इट कमिंग? आपको भी नहीं 12 साल में अंदाजा हुआ कि हालात बदल रहे हैं? अंदाज़ा तो था, चूँकि मतलब ये अंदाज़ा था कि हालात ख़राब हैं, लेकिन जो आउट ऑफ अ सडन जो स्ट्राइक हुई थी वो मतलब बिल्कुल इट वाज आउट ऑफ सडन रियली। और आपके हाल में स्ट्राइक की वजह क्या थी? मतलब स्ट्राइक की वजह जो बेसिक जो वजह थी उसकी वही एक पॉलिटिकल सिनेरियो है जो कि बनाया गया। ठीक। वहाँ पे जो पार्टी मतलब पहले उसमें थी पावर में, दैट वाज नेशनल कांग्रेस। ठीक है। जिसको कि मोतमर शाबी अलाम कहा जाता है वहाँ पे। ठीक है ना। ये पार्टी जो है इसने 33 साल वहाँ पे हुकूमत की है। ठीक। और हुकूमत के बाद जो एक अरब मतलब वो आया स्प्रिंग जिसमें चेंजेस वगैरह आई, उस चेंजेस की वजह से यहाँ पे भी चेंजेस आई। सही। और इसी मतलब मोतमर शाबी आम जो है, इनके जो प्रेसिडेंट थे अभी हादी, जिनके खिलाफ ये कू हुई है, वो इसी के पार्ट थे। सही। लेकिन जैसे वो प्रेसिडेंट बने उन्होंने विड्रॉ कर लिया इस पार्टी से एंड ही ट्राई टू बिकेम इंडिपेंडेंट। ठीक। तो अली अब्दुल्ला साले जो कि हेड हैं मोतमर शाबी आम के, उन्होंने फिर जो है हुसी को एज ए वेपन यूज़ करके मतलब ये कू जो है इसमें हिस्सा लिया। ठीक है। तो हुसी जो है इट्स जस्ट अ कैप, यानी इट्स ही इज नॉट द ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है। ठीक है। प्रॉब्लम बेसिक जो है अली अब्दुल्ला साले की वजह से। ठीक है। तो आपके ख्याल में अब इसका जो हल है और आप कैसे देख रहे हैं, आपके कारोबार क्या मुतासिर होगा इसके नतीजे में? जिंदगी बच्चे कारोबार मुतासर हुआ, चूँकि हमारे पास जो फॉरेन एक्सपैट्रिएट लेबर थी तकरीबन 1000 बंदा था जो कि सिर्फ चाइना से था। अच्छा। और इसके अलावा इंडियंस थे, ब्रिटिश थे हमारे पास, जिनको मैंने अपॉइंट किया हुआ था, वो सारे के सारे वैक्यूएट कर गए। अच्छा। ठीक है ना। अभी जो वहाँ पे लोग अवेलेबल हैं वो सिर्फ यमनी लोग हैं, लोकल जो हैं, और बड़ी नॉमिनल आप कह लें कि 1% ऑपरेशंस जो हैं वो मतलब वहाँ पे हो रहे हैं। और वो हमारा हेड ऑफिस है, उससे हमें मतलब जो बाकी कंट्रीज़ में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है। सारा हमारा डेटाबेस, सारा कोऑर्डिनेशन, सारा कुछ जो था वो यमन से हो रहा था। ठीक है। अच्छा, अब आप समझ रहे हैं कि वापसी का कोई सूरत हाल खुला है, रास्ता खुला है और आप दोबारा ज़िंदगी में जाकर चूज़ कर सकेंगे दोबारा रहना यमन में? देखिए जी, हम विश करते हैं कि ऐसा हो, चूँकि मतलब वी लव यमन, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सही। जी। अरे बेगम का कितना इन्फ्लुएंस है यमन से इतना प्यार बेगम करने का में? यमन के इन्फ्लुएंस की वजह से बेगम जिंदगी में आई है? बेगम की वजह से यमन से इतना प्यार हुआ कि आपने हेड ऑफिस ही वो बना लिया? बिंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान कैन आल्सो बी एन हेड ऑफिस। मतलब ये क्या वजह होती है कि जब पाकिस्तान से बेहतर सहूलियात मराज जो है बिजनेसमैन को बाहर कहीं लगती हैं? ये बड़ा मतलब सुभान अल्लाह इसको कहना चाहिए। मेरी चूँकि मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली इलेक्ट्रिकल, तो मैंने यूईटी लाहौर से इंजीनियरिंग की थी। फिर मैंने मास्टर जो है वो स्टेट से किया था, यूनाइटेड स्टेट से। उसके बाद जो है मैं फिर यमन में एक नेशनल टेंडर था, उसके लिए मैं वहाँ पे गया, और तकरीबन 6 साल बाद वहाँ रहने के बाद मेरे पेरेंट्स विजिट करने के लिए मुझे आए। तो मेरी मदर ने एक्चुअली सिलेक्ट किया था मेरी वाइफ को। अच्छा। ठीक। और वही जो उनका एक इस्लामिक कल्चर है, चूँकि वहाँ पर्दा बहुत सख्त है, हम बिल्कुल खातून को नहीं देख सकते। मैंने भी उनकी एक तस्वीर देखी थी। ठीक है। उसके बाद मंगनी हुई और फिर हमारा निकाह हो गया। ठीक। तो उनका डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंस है, एक तो उनका इन्फ्लुएंस है एज ए वाइफ, मतलब उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। प्लस जो हमारा दूसरा कंफर्ट लेवल है लोगों के साथ, यमनियों के साथ, वो बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही कमाल के लोग हैं वो। जिस तरह हमारा एक ट्राइबल एरिया से उनका मतलब आप उनको सिर्फ अगर अरबी सिखा दें तो समझ लें कि वो यमनी बन गए। बिल्कुल सही। हमने यमनी अकीक की बड़ी खासियत सुनी है आज तक जी। इसके अलावा वहाँ पे क्या ऐसा है जिसकी वजह से उस इलाके की वजह से, उस मुल्क की वजह से पूरे खित्ते में और फिर पूरी दुनिया इस्लाम में इस हद दर्जे बदअमनी, बेचैनी, इंतशार फैले? आखिर क्या है ऐसा वहाँ, क्यों? देखें जी, यमन के अंदर सबसे जो बेसा आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये किया है, और यही क्वेश्चन है जो कि इस सारे फसाद की जड़ है। चलो फिर हमें फसाद की जड़ जो है ब्रेक के बाद आपसे सुनते हैं। अच्छा, तफसील के साथ से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामद
आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं यमन से आए हुए पाकिस्तानियों से और खालिद नईम साहब हमें बता रहे थे कि सीक्रेट क्या है, क्यों यमन इतना अहम हो गया और उसकी वजह से इतनी खाना जंगी और फिर अब जंग की कैफियत जो है मुसलत होगी। हमें ज्वाइन किया है गौहर अयूब साहब ने भी और सहर अयूब साहब उनकी बेगम साहिबा सहर ने भी। अब पहले इस सवाल पे बात कर लें। जी फ़रा, असल में कोई एक इसकी रीज़न नहीं है, उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। पहली रीज़न मतलब जो मेन है वो तो ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज हैं। अच्छा। अब ऑयल और गैस जो कि यमन के अंदर है इस वक्त, जो इन्होंने अंदाज़ा लगाया है, ये ब्रिटिश के फिगर्स हैं कि उसका जो मतलब वैल्यू है एग्जैक्टली लाइक सऊदी अरेबिया है। अच्छा, ठीक है ना। ऊपर से तो सरहद बन गई है लेकिन नीचे से जो है सारा वो मतलब सेम है, वो सारे का सारा एक है। ठीक है। उसके बाद जो इनके मिनरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज में इनके पास गोल्ड है, इसके अलावा आयरन है और पोटाशियम है, फिर इसके अलावा मरकरी है और उनकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ एक्सट्रीमली हाई। अच्छा। मतलब माइनिंग में हम लोग जो माइनिंग कर रहे हैं अफ्रीका में, हमारे पास 7 ग्राम पर टन आता है जो कि है, और यमन में जो है वो 27 ग्राम पर टन है। अच्छा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा रिच है सॉइल जो है। ये हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आर्गेंटम है, फिर हमारे पास मरकरी है जो कि रेयर मेटल्स में आता है। ठीक है। इसके अलावा उनके अपने पत्थर हैं अकीक जो कि आपने इसका जिक्र भी किया। मतलब माशाल्लाह उनकी जो एक्सपोर्ट है, सिर्फ अगर आप सऊदी अंदाज़ा लगा लें तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो फिर ये वजह बनी उनकी बदकिस्मती। एक ये रीज़न है, एक मिनरल रिसोर्सेज हैं और एक जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यमन की। वो क्या है? जो कि यमन जो है बिल्कुल अफ्रीका के साथ है। ठीक है। अगर आप देखें बाब मंदम जो है यमन का, वहाँ से जिबूती जाने में आप एक दिन में 6-7 घंटे में आप जिबूती पहुँच सकते हैं। ठीक है। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि प्रपोज हुआ था, वो था यमन बाब मंदम से जिबूती बाय रोड लिंक करने का। ठीक है। यानी अफ्रीका और ये इस तरह से अफ्रीका मशरिक़ और वस्ता। यमन को बाय रोड लिंक करने का। ठीक है। और अगर ये प्रोजेक्ट अभी भी पाइपलाइन में है, अगर ये कामयाब होता है तो आप देख लें कि सारी की सारी जो ट्रेड है मिडिल ईस्ट की, वो यमन से होते हुए अफ्रीका के अंदर जो है वो बाय रोड एंटर और ये गवारा नहीं है किसको? ये किसी को भी गवारा नहीं है। सारी जो फोर्सेज हैं वो उसके अंदर बैठ के मतलब एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट हिज पीस ऑफ केक। अब आप दोनों के ख्याल में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को किसका साथ देना चाहिए? इस मसले का हल क्या हो? देखें जी, पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहने की मतलब काफ़ी रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये है कि बीइंग मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद बीइंग पाकिस्तानी, जो हमारा वहाँ पे लोगों के साथ एक मतलब रहा है। आप याद ये देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान में जब कोई सेलिब्रेशन होती है, कोई हम मिसाइल फायर करते हैं तो हमारे जो रिलेटिव हैं वो मिठाई लेके हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा। कि जैसे उन्होंने ये मिसाइल फायर किया। बिल्कुल सही। और उनका जो मतलब जैसे भी हमारे से जो बात होती है वो यही कहते हैं कि जो आर्मी पाकिस्तान की है वो ऐसे कि जैसे यमन की है। आपसे तो अब बात हो ही नहीं सकती, प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? आपने वहाँ अपने 1 साल के स्टे में क्या ऑब्जर्व किया? बिल्कुल, वहाँ पे हम लोगों ने यही स्टे पे जो भी हमारा वहाँ पे था ऑब्जर्वेशन यही थी कि वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट को या जो भी हैं जो भी हमारे इस प्रोजेक्ट को अभी कंडक्ट करेंगे, उनको चाहिए कि एक दरमियाना रास्ता ऐसा इख्तियार करें कि जिससे दोनों ममालिक के जो रिलेशंस हैं वो ख़राब ना हो और बेसिकली जो हम लोगों के आपस में जो वहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी पाकिस्तानी है या जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी वहाँ पे जो है डिस्टर्ब ना हो। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के तशरीफ़ लाने का। वक्त इतना नहीं मिल सका कि और बहुत ज़्यादा बातें हो सके, लेकिन बात ये है कि हम दुआएं करते हैं कि हमारे तमाम पाकिस्तानी पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पे यमन से जो आए हैं वो फिर वापस जाकर अपने अपने घरों को, अपने अपने कारोबार को आबाद कर सकें। आप लोगों के तशरीफ़ लाने का और वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। इजाज़त लेंगे आपसे भी इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़। हाले ना बस होए काले उमरा लंगियां पब्बा पा कदे ना है कदे ना सुख सनेहा घलिया सुख सनेहा